हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बिहार बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप अंत तक बने रहें और हर एक स्टेप बाय स्टेप पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड इंटरनेट पे जो क्वेश्चन जारी हुआ है वही क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहें। अगर जो भी तरह का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि सर हमें इसमें डाउट है और इसको बता दीजिए। तो हम अच्छी तरह से बताने का भी कोशिश करूँगा। तो अंत तक बने रहें, ठीक है फ्रेंड्स, और हर एक स्टेप बाय स्टेप पर देखें, ठीक है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए और स्टार्ट करते हैं। और एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है, अगर चाहते हैं एग्ज़ाम में अच्छा से मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपका राइटिंग का होना अनिवार्य है। अगर राइटिंग पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तब जाके आप अच्छे से अच्छे मार्क उठा सकते हैं। तो ये सब आप एग्ज़ाम में आप ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। और एक स्टेप और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको 50 ऑब्जेक्टिव मार्कशीट को भरना ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, अज्ञा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1913। तो सर फ्रेंड्स, इसका अज्ञा का जो जन्म हुआ था 1911 ईस्वी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी मार लीजिएगा, सही है। प्रश्न संख्या 2 में है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दिनकर जी का जो किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए रश्मिरथी, बी संस्कृति के 4 अध्याय, सी उर्वशी, डी रेणुका। तो दिनकर की जो कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो उर्वशी के मिला था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही है। प्रश्न संख्या 3 है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो ए निबंध, बी कहानी, सी व्यक्तिचित्र, डी साक्षात्कार। तो नौबत खान में जो इबादत है वो एक तरह की व्यक्ति चित्र है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी में आप मार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेम घन जो थे वो अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, इसलिए ऑप्शन संख्या क्या है, डी इसका सही है। प्रश्न संख्या 5 में है, भारत माँ के श्रेष्ठ तुलना कवि ने किससे की है? ए सूर्य, बी कंचन, सी पुष्प, डी छाया युक्त चंद्र। तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से किया गया। प्रश्न संख्या 6 में है, मिट्टी की अबोध मूर्ति क्या कौन होते हैं? ऑप्शन ए नेता, बी जनता, सी अधिकारी, डी मंत्री। मिट्टी की अबोध मूर्ति जो होते हैं वो होते हैं जनता होते हैं। ऑप्शन संख्या इसका बी मार लीजिएगा, सही है। प्रश्न संख्या 7 में है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? ए प्राचीन सभ्य की खुशहाली का, बी आधुनिक सभ्यता के खुशहाली विकास का, सी प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का, डी आधुनिक सभ्यता का दुर्धरता मानवीय विभीषिका का। तो फ्रेंड्स, हिरोशिमा जो है एक तरह के आधुनिक सभ्यता के दुर्दशा को मानवीय का विभीषिका बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या क्या है, डी मार लीजिएगा, ठीक है, डी है। प्रश्न संख्या 8 में है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ए ईद, बी बकरीद, सी शब बारात, डी मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां का जो मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वो मुहर्रम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन संख्या इसका डी सही है। प्रश्न संख्या 9 है,
महात्मा गांधी के अनुसार उन्नत व बढ़िया शिक्षा क्या है? ए आध्यात्मिक शिक्षा, बी यांत्रिक शिक्षा, सी अहिंसक प्रतिरोध, डी साक्षात्कार। तो महात्मा गांधी के जो अनुसार जो बढ़िया शिक्षा है वो अहिंसक प्रतिरोध को मानता था, इसलिए ऑप्शन संख्या क्या है? सी मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है? ए राम राम के बिना, बी तीर्थ यात्रा के बिना, सी ज्ञान के बिना, डी इनमें से कोई नहीं है। वाणी जो होता है मतलब बोली विचार जो होता है कब 20 के समान हो जाता है? जब राम नाम के हम नाम लेना बंद कर देंगे तो मेरा वाणी जो होता है वो 20 के समान होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या क्या है? ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 में है, रसखान के रचना काल के एक समय किसका राज्य काल था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो यहाँ का रसखान के जो काल है, रचना काल के जो समय का राज्य था वो हमेशा याद रखिए जहांगीर था, इसलिए ऑप्शन संख्या क्या है? सी मान लीजिएगा। रसखान के जो रचना काल के समय जो किसका राज्यकाल था तो वो जहांगीर का था। ठीक है, ऑप्शन संख्या ये सी मान लीजिएगा, सही है। प्रश्न संख्या 12 में देखते हैं, कवि ने परंजय किसे कहा है? परंजय किसे कहा है? ए कृष्ण, बी सुजान, सी बादल, डी हक। तो याद रखिएगा कवि ने परंजय किसे कहा गया? तो ये बादल को कहा गया, चलिए ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 में है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव होती है? ए सामंतवादी, बी पूंजीवादी, सी समाजवादी, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपको समाजवादी है। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी है। कहता है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है वो होता है समाजवादी व्यवस्था में दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 14 में है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना होगा, ऑप्शन संख्या है ए 4 फरवरी 1938, बी 4 फरवरी 1933, 4 फरवरी 1936, 4 फरवरी 1935। तो चलिए इसको आंसर भी जान लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो 4 फरवरी 1938 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या 1 मार लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 में है, लॉ मादामजोल द अवनियो किसकी कृति है? ए लियोनार्दो, बी दा विंची, बी पिकासो, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी विसेंट वैन गो। तो इसका जो आंसर है वो पिकासो है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ला मादामजोल द अवनियो किसकी कृति है? तो वो पिकासो की है। ठीक है, ऑप्शन संख्या जो बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 में है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? ए 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, बी 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, सी 13वीं सदी की फ्रेंच क्रांति तक, डी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो इसका जो ऑप्शन संख्या जो है वो डी आपको मार लेना है, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ला शत्रुज का जो धार्मिक उपयोग कब से कब होता था? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया था? ए उच्च वर्गीय परिवार, बी निम्न वर्गीय परिवार, सी निम्न मध्य वर्गीय परिवार, डी मध्य वर्गीय परिवार। तो चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, मछली कहानी जो है निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो सी मार लीजिएगा, आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 में देखते हैं, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? बहादुर जो है मतलब लेखक के घर से अचानक क्यों भागा था? एक दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी माँ की याद आने के कारण, सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के प्रति असब परिवर्तन के कारण, डी उपयुक्त सही। देखिए, अब मान लीजिए कोई बंदा आपके यहाँ काम करने के लिए आया हुआ है, तो अगर आप उसको तंग कीजिएगा बार बार तो आपको घर तो क्या सब कुछ छोड़कर चला जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इसलिए कह रहा है बहादुर लेखक के घर से अचानक जो भाग गया था स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, मतलब जो उसमें रह रहा था बहादुर काम कर रहा था, अब मालिक जो है वो उस पर विश्वास ना करके और बाहर वाला से विश्वास कर लिए, और जिसकी वजह से वो बिना वजह से उसको मार बैठे, इसी वजह से वो क्या उसके मन में थोड़ा तकलीफ हुआ और वो उसे घर छोड़ के चले गए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 19वां प्रश्न देखते हैं, सहजात विद्या किसे कहते हैं? ए अस्त्रों के संचयन को,
बी अनजान स्मृतियों को, सी स्वयं के बंधन को, डी उपयुक्त सभी। सहजात वृत्तियाँ क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। सहजात वृत्तियाँ जो होती हैं वो अनजान स्मृतियाँ होती हैं। तो याद रखिए सहजात वृत्तियाँ जो है वो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत और सी दक्षिणी भारत और डी उत्तरी भारत। तो ये जो है नागरी लिपि का जो आरंभिक लेख जो मिले हैं वो दक्षिणी भारत से मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम सभी का तो ऑप्शन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जो वीडियो है वो लंबा हो जाएंगे, तो मैं आप सबका आंसर ही बोलेंगे और आप अच्छी तरह से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो चिंता मत कीजिएगा, जो भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसकी समस्या का भी दूर जल्द से जल्द करने का भी प्रयत्न करूँगा। तो फ्रेंड्स आप ऑप्शन को देख लीजिए ध्यान से और अच्छी तरह से, जो भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का 21 में है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान जो है वो 1020 ईस्वी का है। ठीक है, याद रखिएगा बेतमा दान पत्र का जो समय है वो 1020 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 22वां, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि पंडित बिरजू महाराज जो थे लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी का बच्चा था। ठीक है, कलाकार थे। प्रश्न क्या है? 23, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महावारी खर्च कर देने का निर्णय लिया था? तो सीता का जो बेटा था वो याद आपको रखना है कि बेटा जो था सीता को कितने रुपए महावारी खर्च कर देने का निर्णय लिया था, तो वो 50 रुपया देने के लिए था। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि 50 रुपया, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महावारी खर्च करने का निर्णय किया था? तो वो 50 रुपया। ठीक है, चलिए ऑप्शन संख्या 1 मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 में है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से कब तक मिलने लगे थे? तो उत्तर भारत से जो नागरी लिपि का जो लेख मिलने लगे थे वो 8वीं सदी से मिलने लगे थे। ठीक है, आपको याद रखना है कि 8वीं सदी से उत्तर भारत में नागरी लिपि का लेख जो है वो मिलने लगे थे, इसलिए ऑप्शन संख्या ए मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 में देखते हैं, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? तो ऑप्शन संख्या 11 मान लीजिए, क्योंकि 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा देते बेचारा पे, और जिसकी वजह से उसको पिटाई भी लगा और वो उसी घर छोड़ कर ही तखनते भाग गया था। ठीक है, तो आप मार लीजिएगा ऑप्शन संख्या बी में मार लीजिएगा 11 रुपये का। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 में है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगता है? बुढ़ापा में प्रत्यय होता है लास्ट वाला होता है और उपसर्ग जो होता है वो पहले वाला होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो बुढ़ापा में जो है वो आ प्रत्यय है, यानी कि जो यहाँ पर हम ऑप्शन संख्या ए मार लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 में देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन उच्छ्वास, बी उच्छ्वास, सी उच्छ्वास, डी उच्छ्वास। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर निम्नलिखित शब्द में जो है वो कौन सा वर्ड शुद्ध है और कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन संख्या को क्या है वो शुद्ध है, उच्छ्वास। प्रश्न संख्या 28 में निम्नलिखित शब्द में कौन सा शुद्ध है? ए चरमोत्कर्ष, बी चरमोत्कर्ष, सी चरमोत्कर्ष, डी चरमोत्कर्ष। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि चरमोत्कर्ष जो ऑप्शन संख्या ए इसका जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 29 में देखिए, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन बता देते हैं, यह बालक कहाँ जा रहे हैं? बी बच्चा का क्या समाचार है? सी फूलों की एक माला ला दीजिए। डी लता दो चिट्ठी लिखी है। तो चलिए इसका जो ऑप्शन संख्या जो सी है वो क्या है, फूलों की एक माला ला दीजिए। ये ऑप्शन जो है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 30 में है अक्कल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्कल पर जो पत्थर पड़ जाता है तो क्या होता है, बुद्धि जो है उसका भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो उसका डी मार लीजिएगा, यहाँ पे बी है भ्रष्ट हो जाना। प्रश्न संख्या 31 है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, संस्कृत में दो प्रकार का होता है, ठीक है, स्वर और व्यंजन वर्ण। याद रखिएगा वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, संधि होता है 3 प्रकार के, ठीक है। चलिए स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए कि स्वर वर्ण की जो संख्या होते हैं वो 10 होती है, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न क्या है 33 में है व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो 37 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। सॉरी 33 होता है, ऑप्शन संख्या जो सी मार लीजिएगा 33 होता है। व्यंजन जो होते हैं वो 33 होता है, याद रखिएगा, आपको संख्या सी मार लीजिएगा ऑप्शन सी में। प्रश्न क्या है 34 में है क का उच्चारण स्थान क्या होता है? 34वां प्रश्न में है क का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है, क से कंठ निकला हुआ है इसलिए कंठ में आप मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 35 में है स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी नासिका, सी ओष्ठ, डी दंतोष्ठ। तो यानी कि जो ई कह रहा है कि 35 में जे स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो यानी कि स्व जो होता है वो तालु से लिया जाता है, ऑप्शन संख्या जो है वो ए मार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 36 में है छ और स्व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अभी तो हम बताएं स्व वाला, तो इसका तालु है, तो इसका भी तो होना चाहिए तालु, क्योंकि ये जो हमारे जो है छ और स्व का जो उच्चारण स्थान है वो तालु से लिया गया है। प्रश्न संख्या 37 में है म का उच्चारण स्थान क्या है? म का जो उच्चारण स्थान है वो है, आपको ध्यान है म, आप देखिए म आ रहा है कहाँ पे, आप उसको ध्यान देना है। तो ऑप्शन संख्या क्या है? नासिक में देखिए म, नाक को पिचकाइए, बोलिए नासिक में म आता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 में देखिए नौ का उच्चारण स्थान क्या है? 38 में देखना है नौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको याद रखना है कि ए दंत है, बी नासिक है, सी कंठ तलव्य है, बी डी मूर्धा है। तो नौ का जो उच्चारण स्थान जो है वो आपको मिल जाएगा बी में, ठीक है। नौ से नासिक यानी कि मौ और नौ नासिक से निकलता है। प्रश्न संख्या 39 में है ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? आपको याद रखना है ओष्ठ है, ऊ का उच्चारण स्थान जो होता है ओष्ठ होता है। 40 में देखिए हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 44 है, याद रखिएगा हिंदी में वर्णों की कुल संख्या जो होती है वो 44 है, ठीक है। ऑप्शन संख्या जो है वो भी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान क्या है? वो है कंठ है, अ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। प्रश्न संख्या 42 में है लौ का उच्चारण स्थान क्या है? लौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फिर इसका ऑप्शन संख्या जो ए मार लीजिएगा दंत है, लौ का उच्चारण स्थान दंत होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 में है ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है कंठ और तालु है। ए और आई का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ और तालु से होता है। प्रश्न संख्या 44 में है र का उच्चारण स्थान क्या होता है? र का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो नासिक होता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा। 45 में है र का उच्चारण स्थान क्या है? 45 में र का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है, ऑप्शन संख्या जो इसका डी मार लीजिएगा। ये सब आपको व्याकरण से क्वेश्चन पूरा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 46 में है प का उच्चारण स्थान क्या है? 46 में है प का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो है मूर्धा है, प का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 में है ई और बड़ी ई
वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको मानना होगा तालु है। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 में है प और ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन है दंत और ओष्ठ है। अभी बताए हुए हैं पीछे, आपको याद होगा ना, यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे। तो चलिए, तो प का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत और ओष्ठ है। इसका ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 में सूरदास शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी संज्ञा होती है? सूरदास में कौन सी संज्ञा होती है? तो ऑप्शन संख्या जो है ए मार लीजिएगा, व्यक्तिवाचक होता है। सूरदास में जो संज्ञा जो होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 में है स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन संख्या ए बी मार लीजिएगा, भाववाचक संज्ञा है। स्थिर जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 में है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, रामविलास शर्मा है। निराला की साहित्य साधना के जो लेखक है वो रामविलास शर्मा है। प्रश्न संख्या 52 में देखिए, रामायण की रचना किस भाषा में किया था? संस्कृत भाषा में। रामायण जो थे वो वाल्मीकि द्वारा रचित किया था संस्कृत में, और उसको हिंदी में ट्रांसलेट किए थे वो हमारे प्रिय कवि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत लिखित कहानी का नाम जो है वो है बहादुर है। याद रखिएगा, अमरकांत द्वारा लिखित जो कहानी है वो बहादुर है। प्रश्न संख्या 54 में है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो अब देखिए, मान लीजिए बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो यो युद्ध में उसका बाप जो है, पिताजी है, वो मारे गए थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 55 में देखिए, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ऑप्शन संख्या जो बी में देखिए, एक लड़की जो है वो उन्होंने पूछ दिया लेखक से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 में है, तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? तो आपको याद रखना होगा, निबंध है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, नागरी लिपि जो है वो शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? तो निबंध है। प्रश्न संख्या 57 में है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो वो है प्रेमघन। याद रखिएगा, स्वदेशी पाठ शीर्षक के रचनाकार जो है वो प्रेमघन है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 में है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो आपको याद रखना होगा, जर्मन भाषा के कवि हैं। प्रश्न संख्या अगला है 59 में है, जीत चित में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो आपको याद रखना होगा, साक्षात्कार है। ऑप्शन संख्या यो, इसको बी सी मार लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 में है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जो है वो बिरजू महाराज के कौन थे? तो ये चाचा थे। शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के साथ चाचा जी थे। ठीक है। ऑप्शन संख्या सी में मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 61 है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की कौन सी विधा है? लौट कर आऊँगा फिर पाठ की कौन सी विधा है? तो आपको याद रखना चाहिए, वो कविता है। ऑप्शन संख्या क्या है? ए मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 62 में है, विशेषण के दो होते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो ये मान लीजिए 4, क्योंकि अब विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है। ऑप्शन संख्या इसका टी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है, परफेक्टली आंसर है। प्रश्न संख्या 63 में है, कुंवर नारायण रचित पाठ कौन सा है? कुंवर नारायण रचित पाठ इनमें से कौन सा है? तो आपको याद रखिए, एक वृक्ष की हत्या तो कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या तो कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या तो कुंवर नारायण,
एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। ये आपको दिमाग में बैठा लीजिए। एक वृक्ष की हत्या किसने किया था? तो कुंवर नारायण ने किया था। यानी कि एक वृक्ष नारायण कुंवर नारायण जो है एक वृक्ष की हत्या पाठ का जो वो लिखे थे, ठीक है, लेखक है। प्रश्न क्या है 34 में, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूं पुर की जा तजी डारी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ध्यान सुनिएगा, फिर से बोल रहे हैं। लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूं पुरी की जा ताजी डारी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो वो रस खान है। याद रखिएगा, लाल लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूं पुर की ताजू डारी, ये जो है वो रस खान द्वारा इस पंक्ति का पूरा किया गया था। प्रश्न संख्या 65 में आपको दिख रहे होंगे, मिल गया होगा। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो याद रखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये आपको पहला पार्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, आपको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 66 में संख्यावाचक विशेषण कौन है? संख्यावाचक विशेषण क्या है आपको याद रखना होगा। ऑप्शन संख्या 4 मार लीजिएगा, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो 4 होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 67 में देखते हैं, नानकाना साहब का संबंध किससे है? नानकाना साहब का संबंध किससे है? तो वो है एक गुरु नानक से है, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 68 में नाखून हमारी क्या है? विशेष है। नाखून हमारी जो है वो पशुता की निशानी है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो सी मार लीजिएगा। इसलिए ऑप्शन में भर लीजिएगा पशुता, ठीक है। नाखून हमारी क्या है? तो पशुता है, यानी कि नाखून को बढ़ाना पशुता की निशानी है, नाखून काटना मानवता की निशानी होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 69 में देखते हैं, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगा जाता है वो कब से? आरंभिक हिंदी का साहित्य का मिलने लगा था क्या? तो ऑप्शन संख्या आपको याद रखना होगा कि जो आरंभिक हिंदी का साहित्य जो मिलने लगे थे वो 8वीं 9वीं शताब्दी में क्या हुआ था? मिलने लगे थे। इसलिए इसका जो ऑप्शन संख्या वो बी आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 में है, अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? तो अमरकांत को जो जन्म हुआ था वो 1925 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन संख्या जो है उसका बी मार लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 71 में देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है इसमें से। भाववाचक संज्ञा जो है जिसमें भाव, तो बचपन से में क्या होता है? भाव होता है, इसमें क्या होता है? भाववाचक संज्ञा बचपन में मिलता है, इसलिए बचपन इसका ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। 72 में किशोर से मार खाने के बाद बहादुर डैश हो गया। तो ए प्रतिरोध करता है, बी होता है हंगामा खड़ा करता है, सी चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, डी रोने लगता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो किशोर से मार खाने के बाद जो है वो क्या किया था? चुपचाप कोना में खड़ा हो जाता है, मतलब चुपचाप कोना में खड़ा हो जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो सी मार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 73 में है, रूसी जाति की असीमता को सुदृढ़ करने वाला साहित्य क्या है? ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि लियो टॉल्स्टॉय है। रूसी जाति का जो असीमता को सुदृढ़ करने वाला साहित्य जो होता है वह लियो टॉल्स्टॉय है। 74वां है, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं वो क्या? तो इसलिए ऑप्शन संख्या जो ए मार लीजिएगा, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। प्रश्न संख्या 75 में है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं खोजना है, तो इसीलिए याद रखिएगा सुंदरता जो होता है वो भाववाचक नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपको दिमाग में घुसा लेना है। सॉरी एक मिनट, हाँ गलती हो सकता है, सुंदरता नहीं होगा, क्योंकि हाँ एक ऑप्शन ए है भलाई, बी दूध है, सी सुंदरता, डी अच्छा।
तो भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण है इसमें से हमको लग रहा है सब भी है, ए भी है और सी भी है और डी भी है। इसका मतलब ये दूध जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं, इसलिए ऑप्शन संख्या क्या है, आप बी मार लीजिएगा। ठीक है, मिस फील्डिंग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न संख्या है 76 में है, जीत जीत में निरखत हूँ, पाठ के केंद्र में क्या है। तो इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि जीत जीत में निरखत हूँ, पाठ में कौन सा केंद्र है, मतलब इसमें से कौन किसने लिखा था जीत जीत में निरखत हूँ, आपको ध्यान रखना होगा। ये बकलोल वाला क्वेश्चन पूछ भी किया है, आपको दिमाग में बैठा हुआ नहीं किया है। देखिए बिरजू महाराज जानते हैं ना, वो जानवे करते हैं होगा, तो आप समझिए जाइएगा। बिरजू महाराज जो थे वो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक है, याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं 77, अज्ञेय ने सूत्रपात किया, अज्ञेय ने सूत्रपात किया था वह प्रयोगवाद का। ठीक है, इसलिए याद रखिए ऑप्शन संख्या जो है सी मार लीजिएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 78 में है, स्वर संधि का उदाहरण कौन है इसमें से, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो ये याद रखिएगा, ये हमारा रामावतार भी है, परमानंद भी है और सी कविंद्र है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो उसका डी मार लीजिएगा, उपयुक्त सभी है। ठीक है, प्रश्न क्या 79 में देखते हैं, मतलब 69 में देखते हैं और 79 में देख रहे हैं कि मदन जो है, मदन क्या है, सोफर का बेटा, सेन साहब के बेटा, किरानी का बेटा, सेन साहब के मित्र का बेटा। हम मदन के पिताजी थे, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। तो आपको दिमाग में लॉजिक घुसाना है कि सेवन, अब देखिए किरानी का बेटा यानी कि किरानी कौन थे, किरानी का जो थे वो हमारे गिरधरलाल थे और वो नौकर का बेटा था। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा किरानी के बेटा ऑप्शन मार लीजिएगा, गिरधरलाल के बेटा। ठीक है, किरानी मतलब गिरधरलाल और उसका बेटा यानी कि गिरधरलाल के बेटा, यानी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 में, अन्य पुरुष डैश के भेद होते हैं। तो ऑप्शन संख्या जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, याद रखिएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 81 में, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांध क्या मिला था। तो याद रखिएगा पिता से, पंडित बिरजू महाराज को जो गंडा बांधा जो गया था वो पिता ने इसको बांधा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 82 में है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कौन है। तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ के जो कवि है वो है जीवानंद दास है, याद रखिएगा। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के जो कवि है वो है जीवानंद दास। ठीक है, प्रश्न संख्या 83 में है, जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, जापान पर परमाणु बम जो गिराए थे वो किस देश ने गिराए थे। तो वो अमेरिका ने गिराए थे। ठीक है, इसलिए याद रखिए, अब जापान पर जो परमाणु बम गिराया था वो कौन थे, तो वो अमेरिका थे। ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 85 में है, रोन नदी डैश में है, रोन नदी डैश में है। तो आपको याद रखना होगा रोन नदी जो है वो फ्रांस में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है बी मार लीजिएगा, ऑप्शन संख्या क्या है, बी मार लीजिए। प्रश्न संख्या 85 में देखते हैं, द्विगु समास नहीं है भाई बहन, द्विगु समास आपको दिमाग में लगाना है, जब ग्रामर अच्छे से पढ़ेंगे तो दिमाग सब घुस गया होगा। द्विगु समास वो है भाई बहन नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 86 में देखते हैं, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। तो चलिए, लेखक अपने पिता से मछली इसलिए मांगना चाहता था क्योंकि वह कुएं में मछली को रखना चाहता था। ठीक है, पालने के लिए, तो इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो सी मार लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 87 में कविता नहीं है, प्रश्न संख्या 87 में क्या हो रहा है, कविता नहीं है। तो ये है शिक्षा और संस्कृति, इसमें जो है कविता नहीं है, बिल्कुल नहीं है कविता, वो तो 100% मानना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न क्या है 88, मोहरा नदी शहर से दूर थी, मोहरा नदी जो है वो शहर से दूर थी, तो इसलिए ऑप्शन जो है 3 मील दूर थी, मोहरा नदी जो थे वो शहर से 3 मील दूर थी। ठीक है, ऑप्शन संख्या जो है वो सी मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या है 89 में है, राजदूत में है, राजदूत में है, राजदूत में है तत्पुरुष समास, याद रखिएगा राजदूत में है वह तत्पुरुष समास है।
प्रश्न क्या 90 में है, अभिन्यो डैश नदी के किनारे अवस्थित है। अभिन्यो जो है वो रोन नदी के किनारे क्या है, अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है बी मार लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न क्या 91 है, गिरधर लाल है सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, मदन का पिता, सी डी सेन साहब का पड़ोसी। सेन साहब जो है वो मदन का पिता है, याद रखिएगा। सॉरी, गिरधर लाल जो है मदन का पिता है, सेन साहब जो है वो कौन कासू का बेटा है। ठीक है, कासू का पिता है। आपको दिमाग बैठा लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ को ध्यान देना है। चलिए, प्रश्न संख्या आपको चलना है मतलब 92 में, 92 में, संतु डैश के मारे काँप रही थी। मतलब काँप रहा था। संतु जो है डैश के मारे काँप रहा था, यानी कि जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो क्या कर रही थी, वो काँप रहा था। ठीक है, तो संतु जो है वो ठंड से काँप रहे थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 93 में है, बहुब्रीहि समास में है। बहुब्रीहि समास में है, इसलिए कोई प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि से अगर समास में होगा तो कोई प्रधान होता ही नहीं है, क्योंकि बहुब्रीहि जो होता है इसका अनंत होता है। ठीक है। प्रश्न क्या है 94 में है, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्रकृति से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो हमारे भारत देश है, याद रखिएगा। मैक्स मुलर के अनुसार प्रकृति संपदा और सौंदर्य से सबसे परिपूर्ण जो देश है वो हमारे भारत देश है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो डी मार लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 95 में देखते हैं, कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था। कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था। तो याद रखिएगा, पता ही है, कमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था वो आपको पता ही नहीं है, आपको बिहार में हुआ था। ठीक है, स्लप से मार लीजिएगा, बिहार में। ठीक है, कमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, गर्दा छुड़ा दीजिए। हर वह स्टूडेंट के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वह 100% गारंटी के साथ में सीख सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आप शेयर भी करिए। ठीक है, और इसको झकास के साथ में जहाँ मन तहाँ फैलाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96 में है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अब देखिए, पूर्ण जन्म जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर देखिए व्यंजन में ये भी आ रहा है, बाक जोड़ ईसा, जगत जोड़ नाथ, अर्थात ये दोनों जो है हमारा व्यंजन संधि में आ रहा है। और ये पूर्ण जन्म जो है वो हमारे व्यंजन संधि का उदाहरण बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन संख्या जो है वो ए मार लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 97 में देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन डैश के निवासी थे। तो डुबराव के निवासी थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार जो हुसैन जो थे वह डुबराव के निवासी थे, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो ये मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं, मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सावरदैया, बी यतीन्द्र मिश्र, सी श्रीनिवास, डी विनोद कुमार शुक्ल। तो याद रखिए, मछली कहानी के जो लेखक है वो है विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, मछली कहानी के जो लेखक है वो विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन क्या होगा, डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या है 99 में देखते हैं, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। धर्म जोड़ आत्मा, आप कहीं पर लिखा हुआ धर्म जोड़ आत्मा, इसलिए ऑप्शन में सुनिए, ध जोड़ आत्मा, धर्म, ये भी बिल्कुल गलत है। धर्मात्म जोड़ आ, ये भी गलत है। धरा जोड़ आत्मा, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन संख्या क्या है, डी मान लीजिएगा। अगर मान लीजिए सब गलत हो रहा है तो ऑप्शन संख्या डी में आक्रमण करके मार लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न क्या 100 है, जन्म से ही पागल थी कौन। तो मंगू थी। ए ऑप्शन पापती ही, बी लक्ष्मी, सी मंगू, टी सीता। तो जन्म से जो पागल थी वो थी मंगू, इसलिए ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। फ्रेंड्स, आशा करते हैं मैंने पूरी वीडियो आपको 100 क्वेश्चन को हमने हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को भी दबा लीजिए साथ में, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो फ्रेंड्स, हर एक छात्र के पास मेरा वीडियो को पहुंचाइए,
ताकि वो वीडियो इस वीडियो के माध्यम से हर वह छात्र सीख सके। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊँ, मेरा उद्देश्य यह है कि मेरा जो छात्र है सभी छात्र मेरे वीडियो के माध्यम से सीख सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लव यू माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, सी यू, टाटा अगेन, ओके बाय बाय, लव यू सो है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, ओके।